दोस्तों, ईरान पर हमला करने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फोन करके अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान के ऊपर किए गए हमले के बारे में और अपने स्टैंड को क्लियर किया। इतना ही नहीं, इजरायल और गाजा को लेकर यूनाइटेड नेशन में सामने आए प्रस्ताव पर जहां 149 देश इजरायल के खिलाफ खड़े हुए, तो वहीं भारत ने इजरायल का यूनाइटेड नेशन के अंदर समर्थन किया। वहीं ईरान के द्वारा इजरायल पर किए जा रहे काउंटर अटैक, साथ ही अमेरिका और दुनिया का इस पर स्टैंड क्या है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। भारत और इजरायल के रिश्ते कितने मजबूत है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका या फिर किसी दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात करने से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कॉल किया। आप स्क्रीन पर इजरायल के प्रधानमंत्री का जो ट्विटर हैंडल है उसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इसमें बताया गया कि हमले के बारे में भारत के प्रधानमंत्री, जर्मनी के चांसलर और फ्रांस के प्रेसिडेंट से नेतन्याहू ने बात की। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा गया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भी आने वाले समय में नेतन्याहू बात करके जानकारी देंगे। इसके अलावा इजरायल की तरफ से एक और ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया कि जिन लीडरों से उनकी बात हुई है उन लोगों ने इजरायल के स्टैंड को पूरी तरह से समझा है। इसके अलावा आप स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट देख सकते हैं। मोदी जी ने भी इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। ताजा हालात की बात करें ईरान और इजरायल के बीच, तो इस समय दोनों देश फुल फ्लैज वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ से अब भारी हमले एक दूसरे के ऊपर किया जा रहा है। जहां पहले इजरायल के द्वारा 200 फाइटर जेट के साथ ईरान के न्यूक्लियर साइट सहित कई महत्वपूर्ण ठिकानों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह किया गया, तो उसके बाद ईरान की तरफ से सैकड़ों ड्रोन इजरायल के ऊपर मारे गए, लेकिन आधे से ज्यादा ड्रोन को बीच रास्ते में ही इजरायल के द्वारा नष्ट कर दिया गया। साथ ही बाकी हमलों को इजरायल का डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। वहीं अब ईरान इजरायल के ऊपर मिसाइल अटैक कर रहा है। लगातार इजरायल के ऊपर देर रात ईरान की तरफ से कई हमले किए गए और पूरी रात इजरायल में सायरन बजता रहा। वहीं ईरान की इन मिसाइल अटैक का जवाब भी इजरायल की तरफ से दिया जा रहा है। इजरायल की तरफ से बताया गया कि उनकी तरफ से ईरान की एक और न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर इन सभी के आर्टिकल देखते रहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जब भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो काफी सारी फेक न्यूज वायरल हो रही थी। इसीलिए रेफरेंस और फैक्ट के साथ न्यूज देखना और समझना जरूरी है। इजरायल ने देर रात फ्रेश स्ट्राइक ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी की। इस समय ईरान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि ऊपर से तो इजरायल ईरान के ऊपर हमला कर ही रहा है, इसके अलावा मोसाद का नेटवर्क ईरान के अंदर भी काफी मजबूत है और ईरान के अंदर से भी मोसाद ने बड़े ऑपरेशन चला रखे हैं। ईरान की तरफ से लगातार धमकी तो दी जा रही है, लेकिन वह इजरायल को रोकने में नाकाम रहा है, जिसको देखते हुए ईरान ने रिक्वेस्ट की है यूनाइटेड नेशन से एक अर्जेंट मीटिंग बुलाने की, और उम्मीद है कि ये मीटिंग आज हो। दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच शुरू हुए इस युद्ध को लेकर दुनिया भर के देशों से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अरब देशों की तरफ से तो एक और इजरायल के द्वारा ईरान के ऊपर किए गए हमले को कंडेम किया गया। इतना ही नहीं, सभी देशों से रिक्वेस्ट मिडिल ईस्ट के देशों ने की है कि इस रीजन में शांति लाने का प्रयास करे। दूसरी तरफ जब इजरायल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो उस दौरान अमेरिका की तरफ से साफ बयान दिया गया था कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा था कि क्या इजरायल की डिफेंस के लिए अमेरिका सामने आएगा या फिर नहीं, क्योंकि ईरान के द्वारा काउंटर अटैक जरूर इजरायल के ऊपर किया जाएगा। तो अब इसका भी जवाब खुद राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ट्वीट कर ये साफ कहा कि इजरायल का हमला सही और सटीक था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इससे और भी खतरनाक और बड़े हमले इजरायल ईरान पर आने वाले समय पर करेगा। अगर न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर बातचीत के लिए ईरान राजी नहीं होगा तो ट्रंप ने इसमें भी अपना क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश की। उनकी तरफ से कहा गया कि अमेरिका के द्वारा दिए गए हथियारों को रोक पाना ईरान के बस की बात नहीं है और हमारे हथियारों को इजरायली सेना अच्छे से चलाना जानती है। यानी कि साफ है कि इजरायल के साथ अमेरिका पूरी तरह से खड़ा हुआ है, लेकिन इस युद्ध में भी ट्रंप अपना क्रेडिट लेना नहीं भूल रहे। वहीं अब बात करते हैं इजरायल के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में लाए गए प्रस्ताव के बारे में। 2024 में इसी तरह के प्रस्ताव में इजरायल के खिलाफ जाते हुए
भारत ने प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिसने सभी को चौंका दिया था। लेकिन इस बार भारत ने इस प्रस्ताव से दूरी बनाकर एक बार फिर इजरायल का साथ दिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक बेहद अहम प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में इजरायल और हमास के बीच तुरंत संघर्ष विराम की मांग की गई और गाजा में मानवीय सहायता को बिना किसी बाधा के पहुंचाने की अपील की गई। स्पेन ने इस प्रस्ताव को पेश किया। इसमें 180 देशों में से 149 देशों ने इसका समर्थन किया, लेकिन भारत ने वोटिंग से अलग रहने का फैसला किया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन क्यों नहीं किया? तो इसका जवाब में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने कहा, भारत गाजा में मानवीय संकट को लेकर गहरी चिंता जताता है, लेकिन हमने पहले भी इसी तरह के प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। उनका कहना था कि भारत का रुख संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान की नीति पर आधारित है। यानी भारत चाहता है कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच सीधा संवाद हो, न कि किसी एक पक्ष की आलोचना। यानी कि अगर सिर्फ इजरायल को टारगेट करते हुए कोई भी प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में आएगा तो भारत उसका समर्थन नहीं करेगा। और अगर पीछे देखे तो बात में दम भी दिखती है। दिसंबर 2022 में भारत ने उस प्रस्ताव पर वोट नहीं किया जिसमें इजरायल की मानवाधिकार हनन की आलोचना की गई थी। अक्टूबर 2023 संघर्ष विराम पर प्रस्ताव भारत ने फिर से एब्सटेन किया। दिसंबर 2024 गाजा को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भेजने की बात पर भी भारत ने दूरी बनाए रखी। सिर्फ एक बार दिसंबर 2024 में भारत ने तत्काल संघर्ष विराम के समर्थन में वोट दिया था, लेकिन इस बार भारत ने फिर से मतदान में हिस्सा नहीं लिया। यानी कि भारत ने हर बार यूनाइटेड नेशन में अगर इजरायल के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है तो भारत ने उस प्रस्ताव का समर्थन न करते हुए इजरायल का साथ दिया। इस बार भारत उन 19 देशों में शामिल रहा जिन्होंने वोटिंग से दूरी बनाई। साथ में थे अल्बानिया, इक्वाडोर, डोमिनिका, मलावी, करिबिती जैसे छोटे देश। दिलचस्प बात यह रही कि भारत अकेला ऐसा देश था जो न सिर्फ दक्षिण एशिया से बल्कि ब्रिक्स और एससीओ जैसे बड़े ग्रुप से भी वोटिंग से दूर रहा। अब जरा हालात पर भी नजर डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के अनुसार गाजा में अब तक करीब 55,000 लोग मारे जा चुके हैं और इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। WHO के अनुसार सैकड़ों बच्चे कुपोषण की वजह से मर चुके हैं। करीब 10 लाख लोग भूख, बीमारी और मौत के कगार पर है। भारत के द्वारा यूनाइटेड नेशन के इन प्रस्ताव का समर्थन न करने के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि कई बार UNGA के प्रस्ताव में सिर्फ इजरायल की आलोचना होती है, जबकि हमास की हिंसा को नजरअंदाज किया जाता है। अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत ने भी कहा, इस प्रस्ताव में हमास की आलोचना नहीं की गई, जबकि उन्होंने भी बंधकों को बंदी बना रखा है। भारत का मानना है कि इस तरह के प्रस्ताव एक तरफा नजरिए से बनाए जाते हैं और इससे शांति प्रक्रिया को नुकसान होता है। भारत के द्वारा लगातार इंटरनेशनल मंच में इजरायल का साथ देना, जहां 149 देश इजरायल के खिलाफ हो, भारत और इजरायल की यही दोस्ती का नतीजा है कि नेतन्याहू ने ईरान पर किए गए हमले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा की और ये भी कहा कि आगे भी जो भी अपडेट आएगी वह भारतीय प्रधानमंत्री सहित अपने करीबी मित्र देशों से शेयर की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजरायल उन पहले देशों में से एक था जिसने खुलकर भारत का स्टैंड लिया और भारत भी अब इजरायल का खुलकर साथ दे रहा है। भारत और इजरायल की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद है, साथ ही अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। इससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।